नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और हम आज अपने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के एक और बहुत ही अच्छे प्यारे से सेशन पे। दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आज जो हम 6 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिस पे बात करेंगे, जस्ट अ मिनट। तो जिस टॉपिक पे हम दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहला अपना टॉपिक है ऑडिट दिवस। उसके बाद हम बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग के ऊपर। फिर हम बात करेंगे बायो इथेनॉल फॉर इंडिया, राइट, कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के ऊपर में, ये एक तरीके का कैंपेन है। फिर हम बात करेंगे बेस्ट टूरिज्म विलेजेस जो कि UNWTO ने सेलेक्ट किए हैं, उसमें भारत का भी एक गांव जो है वो सेलेक्ट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उस गांव का नाम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर पे हम उस पर आ रहे हैं। फिर सिक्स्थ हम बात करेंगे उनाके ओबावा। कौन है उनाके, बेसिकली कौन है उनाके ओबावा और उनाकी किसे कहते हैं कर्नाटका में, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली MCQs फॉर प्रैक्टिस। रेडी दोस्तों? उससे पहले आप सभी को बहुत 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 बधाई। हमने पूरे 100 सेशन PIB के कर लिए हैं। 100 सेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, हर सेशन में मैं आपके लिए 6 कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ, 6 न्यूज़ लेके आया हूँ। मीन्स वी इस सेशन को मिला के हम लोग 600 कॉन्सेप्ट्स, 600 जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कर चुके होंगे। तो आइए बात करते हैं 595 टॉपिक के ऊपर में, जो कि 595वां टॉपिक है हमारा। और आज का पहला है फर्स्ट ऑडिट दिवस। तो बेसिकली 16 नवंबर को घोषित कर दिया गया है कि ये अब 16 नवंबर से हर साल जो है ऑडिट दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये जो दिवस है ये मार्क करता है किसकी हिस्टोरिक ओरिजिन को लेके, कैग की। और जो कैग ने कंट्रीब्यूशन दिया है गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में पिछले कुछ सालों के अंदर में, पिछले कुछ दशकों के अंदर में, तो ये काफ़ी सराहनीय है। उसको देखते हुए सरकार ने ये घोषणा की है कि 16 नवंबर, डेट याद रखना है, 16 नवंबर दिस विल बी ऑब्जर्व्ड एज ऑडिट दिवस। पहला वाला 2021 का ही था। अब यहाँ पे बात आई है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या ये एक संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका अपना एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जो कि पार्ट 5 के अंदर आता है। इसमें जो आर्टिकल्स हैं, संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स हैं जो इसको इससे रिलेट करते हैं वो हैं आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। अब कैग जो है, बेसिकली कैग जो होते हैं, जो इनके जो मतलब कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, दे आर द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये सारे वर्ड्स, कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में ये आते हैं। एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ लेवल्स, मतलब केंद्र के स्तर पे भी और राज्य के स्तर पे भी। उसकी जो पूरी जो जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून के सहारे चले, कानून के जरिए चले, और किस में चले? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने में चले, राइट। कैग को प्रेसिडेंट द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल के लिए होता है, या फिर 65 साल की उम्र, जो भी जल्दी हो जाए। इनकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। सबसे पहले, ये सारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो, या फिर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हो, या फिर आपके कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से हो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से हो, कहीं से भी हो, मतलब उन सबका जो एक्सपेंडिचर है यही लोग क्या करते हैं, कैग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। दे ऑल्सो ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? अब इसमें जो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये कुछ लाइन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत बार मतलब ये छोटे मोटे जो सिविल सर्विसेज की, स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो किस पे टिक करना होता है? कैग पे। तो दीज आर द वेरी सब इंपॉर्टेंट लाइन, सब कीवर्ड्स, राइट। कैग इज ऑल्सो द गार्जियन ऑफ विच पर्स? पब्लिक पर्स, राइट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, कि ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट को किसके पास सबमिट करते हैं? अगर केंद्र से रिलेटेड है प्रेसिडेंट के पास करेंगे, राज्य से रिलेटेड है तो गवर्नर के पास करेंगे। अब इनमें से जो है ये सदनों के पास अब ये रिपोर्ट को रखते हैं, यानी या तो राष्ट्रपति जी रखेंगे या फिर गवर्नर महोदय रखेंगे। ही सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, जिनमें से एक होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर में, एक होता है फाइनेंस अकाउंट के ऊपर में, और एक होता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर में।
तो बेसिकली 3 तरीके के जो रिपोर्ट्स हैं कैग जो है सबमिट करता है प्रेसिडेंट। दीज आर द सम नोटेबल पॉइंट्स रिलेटेड टू द कैग। फर्स्ट ऑडिट दिवस हमारा 595th कॉन्सेप्ट हमने इसमें डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डे एंड 596th ओवरऑल, राइट। द सेकंड वन इज अर्बन फ्लडिंग। इसमें एक कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो आज के लिए आपका बड़ा ही सरल और बहुत ही सीधा सा सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने $251 मिलियन का जो लोन जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेन्नई कोसास थैवार बेसिन, राइट, ताकि जो चेन्नई में जो फ्लड्स की जो सिचुएशन आती है सिटी में खासकर, उससे उससे निपटा जा सके, उसके लिए ये पूरी चीज़ की गई है। देखिए हर बार क्या होता है, मानसून आता है सबसे पहले केरला को, राइट, अगर ये, और केरल में तो हर साल ये आम बात हो गई है, वहाँ पे किसी न किसी इलाकों में फ्लड्स की सिचुएशन बनी जाती है। लोगों ने तो अब अपने घरों के स्ट्रक्चर भी बनाने पुराने तरीके से बंद कर दिए, नए नए तरीके से अब नए स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि फ्लड्स आए तो कुछ बिगड़े ना, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। इसको देखते हुए अर्बन फ्लडिंग जो है कॉन्सेप्ट आता है। उससे पहले हमें समझना है कि फ्लड क्या होता है। तो बेसिकली फ्लड की जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन द लैंड, बिल्कुल सही बात है। Sometimes a river might receive extra water either from heavy rains or other natural disasters. When this happens, the water flows from its normal path in the riverbed and to the dry land. Right? वाटर जो है अपने नॉर्मल पाथ से हटके सब जगह तितर बितर होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं फ्लड, बाढ़ हम हिंदी में कह सकते हैं। अर्बन फ्लडिंग का मतलब क्या होता है कि अर्बन एरियाज के अंदर में अगर फ्लडिंग हो जाए, या तो इंटेंस रेनफॉल के जरिए हो रही है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से हो रही है, तो उसको कहते हैं अर्बन फ्लडिंग, राइट। अर्बन फ्लडिंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम रूरल फ्लडिंग। अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस फ्लड रिस्क बाय अप टू 3 टाइम्स। आप जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन करोगे फ्लड रिस्क के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, ऐसा बताया जाता है। और रूरल फ्लडिंग से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। फर्दर इट अफेक्ट्स द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्यू टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द अर्बन एरियाज, क्योंकि ज़्यादातर लोग रूरल से अर्बन में क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। अगले सेशन में मैं आपको इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इज द की कॉज ऑफ अर्बन फ्लडिंग। अब अर्बन फ्लडिंग का एक तो तरीका ये बताया जा रहा है कि गवर्नेंस के तौर पे अगर हम देखें तो स्टेट ने जो सारी चीज़ें कर रखी हैं वो बिल्कुल अनप्लैंड है, मतलब की प्लानिंग के साथ ही है, लेकिन फिर करप्शन का तड़का लगता है तो उसमें क्या होता है, वो सारा अनप्लैंड हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो किस तरीके से कहीं भी फ्लैट बना दिए, कहीं भी कॉम्प्लेक्सेस बना दी, तो उससे थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मेजर कंसर्न इज ब्लॉकिंग ऑफ नेचुरल ड्रेनेज पाथवेज थ्रू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड एनक्रोचमेंट ऑन कैचमेंट एरियाज, रिवर बेड्स एंड लेक बेड्स। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द अर्बन फ्लडिंग सिस्टम, राइट, क्योंकि कभी बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, तो क्लाइमेट चेंज भी इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द अर्बन फ्लडिंग इन द नटशेल। ये अच्छा सा मैप है। नेक्स्ट ऑन द फ्लड मैप कौन होगा, उसके बाद हम बात करते हैं अपना तीसरा कॉन्सेप्ट एंड ओवरऑल 597th कॉन्सेप्ट, और यू कैन से द न्यूज़, राइट, और स्टोरी एज वेल। तो बायोइथेनॉल के ऊपर हमने पहले भी बहुत बार बातचीत की थी, थोड़ी सी बातचीत दोबारा कर लेते हैं। बायोइथेनॉल फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस चीज़ को लेके, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके। इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग के मिटिगेट होने के चांसेस हैं, साथ ही साथ हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर रिड्यूस होने के चांसेस हैं। ये लाइनें क्लियर है एकदम। इट इज़ एन अल्कोहल मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। किस प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। बायोइथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बायोमास से भी होता है, साथ ही साथ वेस्ट से भी होता है, जिससे क्रूड ऑयल और एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमासिस आ गए, जिसमें कॉर्न भी होता है, शुगर भी होता है, मोलासिस भी होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। भारत में एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल प्रोग्राम। ये 2003 में लॉन्च किया गया था, इसी वजह से कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स को प्रमोट किया जा सके, और जो भारत का जो इम्पोर्ट बिल है एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, उसमें थोड़ा सा मतलब सुधार हो सके, ताकि कैड हमारा अच्छा हो जाए, राइट। करंट अकाउंट डेफिसिट स्टार्टिंग विद 5% ब्लेंडिंग, द गवर्नमेंट ने अब टारगेट सेट किया है कि हम 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 2022 तक, 20% करेंगे बाय 2030 तक, राइट। द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल्स। ये भी हमने अपने पीआईबी के सेशन में कवर अप किया हुआ है। अगर आपने 100 के 100 सेशन देख डाले हैं तो आपको ज़रूर पता चलेगा। इस प्रोग्राम के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी अब क्या कर सकती है, इथेनॉल खरीद सकती है डोमेस्टिक सोर्सेज से एट अ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट।
2018 तक क्या होता था, सिर्फ गन्ने के से ही मतलब इथेनॉल को ड्राइव किया जाता था, लेकिन अब बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी, फूड ग्रेन्स भी आ चुके हैं, जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, फल हो गए, वेजिटेबल वेस्ट हो गए, ये सब भी अब इथेनॉल बनाने में मदद कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है किसानों की आय बढ़ सकती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके बेच भी सकते हैं, एंड ऑल्सो broadens the base of ethanol production in the country. So this is all the bioethanol for India. चल, आपको ये सारी चीज़ें कुछ कुछ जो है पहले वो याद रखनी है, एग्जाम में अगर आया तो आराम से आप इसे क्रैक कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कैंपेन। तो हाल फिलहाल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने उन्होंने एक साप्ताहिक कार्यक्रम लॉन्च किया है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 19 नवंबर को किया जाता है, टू रन अप द स्वच्छ अमृत दिवस। अब स्वच्छ अमृत दिवस क्या है? स्वच्छ अमृत दिवस एक तरीके की अवार्ड सेरेमनी है, जिसमें जितने भी शहर, राज्य, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, राइट, जो भी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सफाई की तरफ, स्वच्छता की तरफ, उन्हें सम्मानित किया। It is aimed to encourage cities to mechanize their sewer and septic tank cleaning operations in order to prevent deaths and fatalities of sanitation workers from hazardous entry. The government launches this challenge for all states to make sewer cleaning mechanized by April 2021. If any human needs to enter a sewer line in case of unavoidable emergency, proper gear and oxygen tanks etc. are to be provided. देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है। अब इस पे तो मतलब घंटों बातें हो सकती हैं। तो ये इन्होंने बोला है कि किसी को भी अगर सीवर में, गटर में उतरने की अगर जरूरत हो रही है तो उसके पास प्रॉपर गियर होना चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन टैंक होने चाहिए सफाई करने के लिए। लेकिन अभी होता क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, किसी को भी पकड़ के ले आते हैं, मतलब कुछ ऐसे कम्युनिटी के लोग जिनको लाया जाता है और जिनका काम ही यही होता है, जिनको उनके लिए पैसा ही दिया जाता है, और उनकी वहाँ डेथ भी हो जाती है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इसको रुकना चाहिए, मैनुअल स्कैवेंजर्स को बंद होने चाहिए, सरकार को इसमें इंटरप्ट करना चाहिए, साथ ही साथ बोलना चाहिए कि ये कम्युनिटी बेसिस का काम नहीं है, इसमें जो लोग आए उनको प्रॉपर इस तरीके की गेयरिंग मिलेंगी, इस तरीके के ऑक्सीजन टैंक्स मिलेंगे, पूरी सुरक्षा होगी, साथ ही साथ आपको उसका सही दाम भी मिलेगा। इस तरीके से अगर सरकार इसमें इंटरप्ट करती है, कहीं ना कहीं मैनुअल स्कैवेंजिंग को क्या कर सकते हैं दोस्तों, रोक सकते हैं। नाउ अंडर एसएससी, ये वो वाला एसएससी नहीं है, राइट, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं ये वो वाला एसएससी नहीं है, दिस इज सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। तो इस चैलेंज के तहत नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलकर क्या ऑर्गेनाइज करने वाली है, लोन मेला ऑर्गेनाइज करने वाली है, ताकि एक स्वच्छ उद्यमी बनाए जा सके। समझ में आई बात कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, स्वच्छ उद्यमी जो है बनाने की बात कही जा रही है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और सफाई मित्र हैज आल्सो बीन कंडक्टेड थ्रू द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाया एनएसकेएफडीसी इन सिटीज। तो ये है पूरा का पूरा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, किस मंत्रालय ने किया है ये ध्यान रख, किसका पार्ट है ये ध्यान रखना है, स्वच्छ अमृत दिवस क्या है, ये चीज़ें कुछ कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। द फिफ्थ वन ऑफ द डे, बेस्ट टूरिज्म विलेज UNWTO 599 पे हम आ चुके हैं, इसके बाद एक पूरा 600 हमारे पूरे हो जाएंगे। तो तेलंगाना का गांव है पोचमपल्ली विलेज, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड मिला है बाय UNWTO। UNWTO की जो अभी दिसंबर में 2021 में जो सेशन होने वाली है 24th, राइट, कहाँ पर होगी, मैड्रिड स्पेन में। बेसिकली UNWTO का हेडक्वार्टर भी मैड्रिड स्पेन में है, और साथ ही साथ 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, तो वहाँ पे इसका 24वां सेशन दिसंबर में अगले महीने ऑर्गेनाइज होने वाला है। उसके तहत उन्होंने पहले ही कुछ डिक्लेरेशंस कर दी हैं कि तेलंगाना का पोचमपल्ली विलेज जो भारत, उसको हम बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड देने वाले हैं भारत की तरफ से। इससे पहले रुदेश्वरा टेम्पल, ये भी हमने डिस्कस किया था, जिसे रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं, ये भी तेलंगाना में है, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब किया। अब ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव क्यों लेके आई है, ये इनिशिएटिव इसलिए लेके आई है क्योंकि कुछ ऐसी टूरिज्म वैल्यूज़ जो कि आपके कल्चर, ट्रेडिशन, डाइवर्सिटी, हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी, इन सब को मतलब संगठित करके रखते हैं। तो एक ऐसा इनिशिएटिव कि हम टूरिज्म के क्षेत्र में इस तरीके के, इन तरीके के अवार्ड्स के साथ सम्मानित कर सकें, ताकि दुनिया दुनिया तक जो है, कोनों कोनों तक जो है उनकी जो पूरी सिस्टम है, उनका जो पूरा नाम है वो फैले। ठीक, पोचमपल्ली विलेज की अगर आप बात करेंगे तो ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है तेलंगाना में। इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे साड़ी की क्या होती है, एक अलग तरीके से साड़ी को यहाँ पे बुना जाता है, जिसे इकट कहते हैं, राइट, इकट कहते हैं, राइट। पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि
भूदान मूवमेंट दैट वाज लॉन्च बाय आचार्य विनोबा भावे फ्रॉम दिस विलेज ऑन 18 अप्रैल 1950। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इस बार की यूपीएससी की जो परीक्षा हुई 2021 की, उसमें मदनापल्ली पूछ लिया गया था, राइट। मदनापल्ली में क्या खास बात है, इस तरीके से पोचमपल्ली में भी आपको कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जहाँ से शुरू हो रही हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरी है, क्योंकि पोचमपल्ली में क्या हुआ है, वहाँ से जो है जो आंदोलन था वो शुरू हुआ। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिकमेंडेड 3 विलेजेस फॉर द UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज एंट्री फॉर इंडिया। 3 का नाम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है दिया था UNWTO को, उनमें से एक सिलेक्ट हुआ। कौन कौन थे, क्वांगथोंग इन मेघालय, लदपुरा खास MP और पोचमपल्ली तेलंगाना। ठीक, तो ये सारा इन नटशेल बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO, इसको आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ, द 6th वन ऑफ द डे एंड 600 इसी के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने अपना लव एंड सपोर्ट दिखाया, इसी तरीके से आप दिखाते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरीके से डेली करंट अफेयर बेसिस पे PIB के इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपके लिए लेके आता रहूँगा। अभी क्या हुआ है उनाके ओबामा में कि कर्नाटक की जो सरकार है उन्होंने उनाके ओबामा जयंती को 11 नवंबर को जो है ऑब्जर्व करने का, सेलिब्रेट करने का मन बना लिया है 2021 से ही। अब ओनाके ओबामा थी कौन, तो ये बेसिकली एक वुमेन वॉरियर थी जिन्होंने हैदर अली के सारे फोर्सेस के साथ सिंगल हैंडेडली अपने ओनाके के साथ, जिसे पेस्टल कहते हैं, आपने देखा होगा ना पिछले ज़मानों में, तब जब गांव घर में आपने देखा होगा कि जब धान कूटते हैं या फिर मसाला कूटते हैं तो जिस लकड़ी से कूटते हैं वो इसे कहते हैं पेस्टल, ठीक है, इसे उनाके कहते हैं। इसी से ही सिंगल हैंडेडली उन्होंने सबका सफाया कर दिया था, राइट, 18वीं सदी में चित्रदुर्ग में। हैदर अली कौन थे, हैदर अली मैसूर किंगडम के रूलर थे, टीपू सुल्तान के पिताजी थे जिन्होंने चित्रदुर्ग फोर्ट जो है उसको इन्वेट कर लिया। उस फोर्ट के जो द्वारपाल थे, जो गार्ड थे, उनकी ये वाइफ थी, राइट। तो जब उनके अपने पति पे बात आई तो ये मतलब चालू हो गई लेके पूरा उना के और सबको ऐसा तहस तहस नहस एकदम कर दी। ठीक, तो दिस इज द एपिटोम, मतलब इसको कर्नाटका में काफ़ी मतलब इनको इज्जत मिलती है, ये मूर्तियां भी हैं बहुत जगह जगह, और कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की भी कुछ यहाँ से बातें दिखने को। कुछ और वुमेन वॉरियर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि ये इकलौती हैं कर्नाटक रीजन से, जैसे कि अब्बाका रानी है, फर्स्ट तुलुव क्वीन ऑफ उलाल इन कोस्टल कर्नाटका, जिन्होंने पोर्चुगीज के साथ क्या की, लड़ाई की। किलाड़ी चन्नम्मा है द क्वीन ऑफ किलाड़ी किंगडम, हु इज नॉन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट मुगल एम्पर औरंगजेब। फिर कितूर चन्नम्मा है, क्वीन ऑफ कितूर, नॉन फॉर द 1824 रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब नाउ इंस्पायर्ड बाय उनाके ओबावा 2018 में चित्रदुर्ग पुलिस ने क्या किया, ओबावा पड़े अ स्क्वाड ऑफ वुमेन पुलिस कांस्टेबल टू प्रोटेक्ट एंड एजुकेट वुमेन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके के कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं इन द नेम दीज वुमेन वॉरियर्स। तो हमारी तरफ से एक सैल्यूट, ग्रैंड सैल्यूट, राइट। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ आज के 6 टॉपिक क्या रहे। सबसे पहले हमने बात की फर्स्ट ऑडिट दिवस कब होता है, ज़रूर बताइए आप लोग। अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ADB ने कैसा लोन साइन किया है। उसके बाद फिर बायोइथेनॉल फॉर इंडिया, देन सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव बाय UNWTO एंड फाइनली बाबा, राइट। चलिए, अब कल के सेशन में हमने जो आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर देने का समय आ गया है। कल हमने पूछा था सिटमैक्स जो एक्सरसाइज होती है किन देशों के बीच होती है, सो इट इज़ अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। थर्ड एडिशन हुआ था 2021 में, 2019 से ये शुरू हुआ है। 2019 में होस्ट किसने किया था, इंडियन नेवी ने। 2020 में होस्ट किसने किया, सिंगापुर ने। 2021 में होस्ट कौन, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे सवाल जो हमने आपसे पूछा था। विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जजेस एंड दैट आर्टिकल वाज आर्टिकल 222। देखो 60 तो आप ऐसे ही कर दो क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ये ऑर्डिनेंस का ये हटा दो। तो प्रॉब्लम आपको जहाँ होनी थी COD में आपको चूज करना था, C इज द करेक्ट। यहाँ पे पूरी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड वन जो हमने आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स अवॉर्डेड COP26 फॉर इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप। तो क्या वो तेलंगाना है, केरला है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कौन है, जरूर बताइएगा। मतलब पिछली बार पूछा था मैंने, मैं आपको बता देता हूँ, द आंसर इज महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र ने मतलब अंडर टू कॉलिशन U2C कहते हैं इसे, ऑफ रीजनल गवर्नमेंट फॉर ग्रीन हाउस गैसेज emissions mitigation in July bagged the inaugural Inspiring Regional Leadership Award at the UTC General Assembly that coincided with the United Nations Climate Change Conference Summit in Glasgow, एक तो महाराष्ट्र वो। आज के 3 सवाल रेडी हैं दोस्तों,
सबसे पहला सवाल पोचमपल्ली गांव से ही पूछ लिया है मैंने, आराम से इसको पढ़िए, जवाब दीजिए। इसको हमने आज के सेशन में डिस्कस किया है। एंड डू पार्टिसिपेट गाइस, डू पार्टिसिपेट, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट आपको रखनी है, राइट। दूसरा सवाल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 से है। दोनों स्टेटमेंट आपके पास हैं, आराम से पढ़िए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एंड पार्टिसिपेट कीजिए। तीसरा सवाल 7E इनिशिएटिव, ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चार से आपके पास। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है, प्रीमियम करंट अफेयर्स है फॉर द इंक्विजिटिव माइंड्स, आइए ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ यूपीएससी की परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन उपाय के साथ इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जितना हो सके दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। सिविल तपस्या पोर्टल का पूरी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। टन्स ऑफ एमसीक्यूज आर वेटिंग फॉर यू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, गो एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।